दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश दयाल, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एंड एडवाइज़र। पिछले लगभग 12 सालों से ज़्यादा मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और समय समय पे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोस बनाता हूँ, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स की मैं बात करूँ या प्रॉपर्टी क्लाइंट्स की बात करूँ, उनके लिए कुछ मैं ऐसे टॉपिक्स लेके आता हूँ जो उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन या लेटेस्ट नॉलेज की बात करें, जिसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलर्टनेस मिलती है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कब करें, किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, तो अमूमन सबसे जो पहला पॉइंट आता है, इसके लिए मैं पेपर लेके बैठा हूँ क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा और इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए तो रैंडमली मेरे को याद नहीं रहेंगे, तो मैं थोड़ा सा पेपर की हेल्प लूँगा, जिसकी वजह से स्टेप बाय स्टेप या पॉइंट टू पॉइंट हम चीज़ों को डिस्कस कर पाए। तो पहला पॉइंट तो देखो, सबको पता है आज के टाइम में 1 मई 2017 को रेरा आ चुका है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी एक्ट और अथॉरिटी बन चुकी है। तो उसका अप्रूवल्स, रेरा नंबर होना वो तो लाजमी सी बात है, वो तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है कि अगर आप रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वन ऑफ दी सेफेस्ट आपका एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। जी हाँ। दूसरा, अगर मैं आता हूँ कि आपने अमूमन लोगों से सुना होगा कि प्रॉपर्टी मतलब लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन। तो ये तो एक जाहिर सी बात है कि अगर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, खासकर कमर्शियल प्रॉपर्टी में, तो उसका उद्देश्य हमारा कहीं ना कहीं रहना चाहिए कि हमें रेंटल इनकम मिल सके, एक रेगुलर पैसिव इनकम मिल सके और टाइम टाइम पे उस प्रॉपर्टी में एक अच्छा खासा अप्रिशिएशन मिल सके, मतलब उस प्रॉपर्टी की जो ग्रोथ है उसमें अच्छी खासी वैल्यू इंक्रीज हो पाए। तो लोकेशन 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 ये तो हम सुनते ही हैं, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम जोड़ना चाहेंगे। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है जो एक क्लाइंट को प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हुए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हुए ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट करने के जो सिद्धांत होते हैं ना, वो बेसिकली 2 ही होते हैं। पहला कि भाई मैं अपनी जो खून पसीने की कमाई है उसको इस रूप में लगाना चाहता हूँ जिससे मेरे को एक रेंटल इनकम आए, मतलब रेगुलर कोई इनकम आए, मतलब जिसको हम पैसिव इनकम भी कहते हैं, मतलब जिसको हम कहेंगे साधारण भाषा में अपने पैसे को काम पे लगाना। क्योंकि कहीं ना कहीं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करूँ या एफडी में इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, तो उनकी जो कैलकुलेशन होती है एक अलग होती है और उसका जो एक इन्वेस्टमेंट का पैरामीटर है। अगर मैं अमाउंट की बात करूँ, फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास 10 करोड़ रुपए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो 10 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड ले लेगा या पूरे के पूरे 10 करोड़ रुपए वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देगा। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी एक ऐसा सेगमेंट आता है जिसमें उसको एक कॉन्फिडेंस भी आता है और एक अच्छे खासे एक ग्रोथ की, एक रेगुलर इनकम की और सबसे बड़ी बात सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट की फीलिंग आती है। जी हाँ, तो मैं अपने उसी पॉइंट पे आता हूँ कि लोकेशन, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो बहुत लाजमी सी बात है, ये तो होने ही चाहिए, क्योंकि इनके होने की वजह से कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आता है, एक भरोसा आता है कि भाई जो उस प्रॉपर्टी में आने वाले जो किराए की कमाई होगी वो किस तरीके से होगी। तो ये सब मैं चर्चा करूँगा इस टॉपिक में। तो मैं अगला जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहा था कि इसके अलावा किन बातों पे हम ध्यान रख सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए कि बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, बिल्डर कितने टाइम से मार्केट में काम कर रहा है, उसके जो पुराने प्रोजेक्ट हैं वो कितने टाइमली डिलीवर्ड है या नहीं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसका जो पास्ट रिकॉर्ड है, उसका जो पास्ट प्रोजेक्ट की डिलीवरी का जो ट्रैक है वो सही है या नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ अलग से एक चीज़ बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें तो हम देखते ही हैं, अमूमन आपको पता ही होगा, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, लैंड फुल्ली पेड अप हो तो ज़्यादा ही अच्छा है, और कहीं ना कहीं बिल्डर का पुराना ट्रैक जो मैंने बताया कि उसने पुराने समय में क्या प्रोजेक्ट समय पे डिलीवर करें नहीं करें, तो ये सब चीज़ें तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, आपको कोई भी बताएगा। बट मैं इस मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ कि अमूमन जो आजकल आपने देखे होंगे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं मार्केट में जो कहते हैं कि हम अश्योर्ड रिटर्न देंगे आपको। तो ये एक बड़ा ट्रिकी एक पॉइंट है, एक वर्ड है अश्योर्ड रिटर्न। तो अश्योर्ड रिटर्न कहते हैं कि बिफोर पोजीशन हम आपको 12%, कोई कहता है 15%, कोई कहता है 18%।
तो थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं आपको चेक करना है कि कैसे पॉसिबल है कि बिल्डर की वो प्रॉपर्टी अभी बनी भी नहीं है और बिल्डर को कहीं से इनकम भी नहीं आ रही है, तो वो आपको कैसे एक अश्योर्ड रिटर्न यानी कि आपको कैसे कमाई का जरिया दे पाएगा। कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉपर्टी बनी हुई है, वो रेंट आउट है, उस पर रेंटल इनकम आ रही है, तो समझ में आता है कि भाई वो बिल्डर आपको कहीं ना कहीं उस प्रॉफिट का एक शेयर दे देगा या उस इनकम का एक शेयर दे देगा। तो मार्केट में अमूमन ज़्यादातर जो सुनने को मिलता है वो या तो डेवलपर ये बोलता है कि भाई इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए मैं बैंक से लोन लेता तो मुझे बैंक को 18% देना पड़ता, तो इससे अच्छा है कि मैं क्लाइंट को 12% दे दूँ। तो ये भी एक आता है कि नज़र भाई कि बैंक से ना लेके पैसा मतलब लोन का इंटरेस्ट उस बैंक को ना दे के आपको दे दे, मतलब क्लाइंट को इन्वेस्टर को दे दे। बट इसमें पॉइंट ये आता है कि वो पैसा देगा कहाँ से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पैसा क्लाइंट से लिया है, प्रॉपर्टी की रेट को बढ़ाकर क्लाइंट का ही पैसा क्लाइंट को दिया जा रहा है, क्लाइंट से तो पैसा उन्होंने एक मुश्त में ले लिया है, या कहीं ना कहीं जो पेमेंट प्लान है इस तरीके से है कि 20% अभी ले लिया है तो आपको तो जस्ट 12% देगा और हर महीने 1% देगा। तो इससे तो ये समझ में आता है कि भाई आप ही का पैसा मतलब क्लाइंट का, इन्वेस्टर का ही पैसा बिल्डर इन्वेस्टर को ही रिटर्न कर रहा है, वो भी टुकड़ों में, राइट। दूसरा कहीं ना कहीं एक चीज़ और इसमें समझ में आती है कि अगर बिल्डर वास्तव में आपको अश्योर्ड रिटर्न देना चाह रहा है तो क्या उसकी कोई पुरानी प्रॉपर्टीज़ है, क्या कहीं से उसको इनकम आ रही है उस प्रॉपर्टी के अलावा, तो भी चीज़ समझ में आती है कि भाई वो आपको एक रिटर्न के रूप में आपको 1% या साल का 12% दे सकता है। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि 12%, 15%, 18% कहीं वो आपको लालच तो नहीं दे रहा है। और ज़्यादातर आपको पता है कि मार्केट में काफ़ी सारे डेवलपर हैं जिनको बैंक लोन देता ही नहीं है या नहीं दे पाता है, क्योंकि ज़्यादातर डिफ़ॉल्टर मार्केट में प्लेयर्स हैं। तो जो ये कह रहा है कि मैं बैंक से लोन लेता तो बैंक को 18% देता, तो जाहिर सी बात है जब वो डिफ़ॉल्टर है तो बैंक से कहाँ से एक फाइनेंस सपोर्ट ले पाएंगे, और आपको कैसे कह सकते हैं कि हमें वहाँ 18% देना होता तो हम आपको 12% देने, तो हमारा 6% का एक गैप है जो हमें बच रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अनप्रैक्टिकल हैं, तो आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। और इसमें जो अगला मैं पॉइंट लेके आता हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं एक जो डेवलपर है वो आपसे ये भी कह सकता है कि भाई कि मैं आपको बिफोर पोजीशन तक दे रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा सा एक रिस्की चांस ये है कि मान के चलिए कि एनी हाउ वो प्रोजेक्ट लेट हो जाता है, तो अब जब लेट हो जाता है तो डेवलपर का आपसे जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब क्लाइंट का, इन्वेस्टर का, और जो डेवलपर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पोजीशन तक होता है, उसमें एक पर्टिकुलर डेट मेंशन होती है। और कई बार जो मैंने प्रैक्टिस करी है, ये जो अश्योर्ड रिटर्न वाली जो कहानी होती है इसका कहीं भी रिटर्न में एक फॉर्मेट नहीं होता, कहीं भी एक रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं होता। ज़्यादातर क्या है, डेवलपर आपको चेक दे देंगे और जिस डेट का चेक होगा उस दिन आपसे वो चेक लेके आपको कैश देंगे। ऐसी भी मार्केट में प्रैक्टिस होती है। तो इससे कहीं ना कहीं दिक्कत में आप ही आएंगे, क्योंकि कैश वो आपको जो दे रहे हैं वो कभी उनके पास हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें एक मेंटल प्रेशर आपको आ सकता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है कि क्या वो अश्योर्ड रिटर्न की स्कीम वास्तव में कोई स्कीम ही तो नहीं है, कोई ऐसा लालच भरा ऑफ़र तो नहीं है जिसमें आप आके और अपनी प्रॉपर्टी वहाँ बुक कर लें और आने वाले समय में आपको दिक्कत हो। दूसरा इसमें एक पॉइंट और आता है कि अगर मैं एक्चुअल लीज़ गारंटी की बात करूं या एक्चुअल लीज़ एश्योरेंस की बात करूं, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। अगर कोई भी डेवलपर आपको ये कहता है कि मैं आपको एक्चुअल लीज़ गारंटी देता हूं, वो आपका मोटा मोटा 6% से लेके 9% के बीच में कहीं भी आती है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि एक्चुअल लीज़ मिलती जब है जब आपका प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हो जाता है, मतलब जब उस पर OC और CC के सर्टिफिकेट आ जाते हैं और गवर्नमेंट्स के सारे ड्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं और कोई ब्रांड उस पर आ जाता है, चाहे मैं उसमें हल्दीराम की बात करूं, डोमिनोज़ की बात करूं, या आपका कोई और क्लोथिंग ब्रांड्स की बात करूं, ज्वेलरी ब्रांड की बात करूं, तो ऐसे जो ब्रांड आ जाते हैं उसके बाद ही आपको एक्चुअल रेंट मिलता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप बिल्डर से LOI जो साइन हुई है, जो ब्रांड हैं तो वो बिल्डर के पास पहले ही आ जाते हैं और अपनी LOI साइन कर लेते हैं, मतलब लेटर ऑफ इंटेंट। तो आपको बिल्डर से वो लेटर ऑफ इंटेंट देखने चाहिए, चेक करने चाहिए।
तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा डेवलपर नहीं है जिसके पास एक्चुअल में LOI साइन हो चुकी है डिफरेंट बिल्डर से। जैसे मैंने डोमिनोज़ का नाम लिया, पिज़्ज़ा हट हो गया, आपका हल्दीराम हो गया, या और भी जो ब्रांड्स हैं, चाहे फूड कोर्ट की हम बात करें, चाहे रिटेल शॉप्स की हम बात करें, तो जो ब्रांड्स उन पे आए हुए उनकी LOI साइन होती है। और मुझे पूरा यकीन है ऐसा कोई डेवलपर नहीं होगा अगर वो आपको एक्चुअल लीज़ गारंटी की बात कर रहा है और आपको इनवाइट कर रहा है अपने प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे, एज ए ग्राहक के तौर पे, बायर या क्लाइंट के तौर पे, तो उसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए वो सारे लेटर ऑफ इंटेंट दिखाने के रूप में। तो आप ये सब चीज़ें बिल्कुल देखें, प्रैक्टिकल रूप में उसको पढ़ें, ध्यान से देखें, पढ़ें। हो सके तो आप किसी लॉयर की, किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो बेसिक सिद्धांत है ना, वो इसी पे आधारित है कि वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में रेंट आउट होगी, तभी आपको उस प्रॉपर्टी पे अच्छा खासा रेंट मिलेगा। और अच्छा रेंट मिलेगा, अच्छे ब्रांड आएंगे, तभी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू में ग्रोथ होगा। जी हाँ, इसमें अगला पॉइंट मैं ऐड ऑन करने की बात कर रहा था कि अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने अपने पहले पॉइंट में बताया था कि कनेक्टिविटी, लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो सब चीज़ें हैं, बिल्डर का बैकग्राउंड, ये भी ठीक है, ये तो बहुत अमूमन सी बातें आपको बताएंगे। बट मैं जो जोर देना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसकी जो जान होती है ना, एक्चुअल में जो होती है वो उसका फुटफॉल होता है। जी हाँ, किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो सफलता लेके आती है वो वहाँ का फुटफॉल होता है। और दोस्तों, फुटफॉल कब आएगा? जब उसके आसपास अच्छी खासी पॉपुलेशन होगी। जी हाँ, बिना पॉपुलेशन के तो फुटफॉल आएगा ही नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि 20, 30, 40 किलोमीटर से लोग दूर आके उस मॉल में, उस हाई स्ट्रीट मार्केट में शॉपिंग करेंगे या अपनी डेली नीड्स की चीज़ें खरीदेंगे। तो आपको ये देखना है कि एक्चुअल में वहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी है, एक एक्चुअल में ह्यूमन पॉपुलेशन की कितनी डेंसिटी है, ऑलरेडी वहाँ क्या लाखों घर बने हुए हैं, लाखों की जनसंख्या में लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं, या आपको लग रहा है कि वहाँ आएंगे तो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको रेंटल इनकम नहीं मिलेगी। जी हाँ, तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन का एक जो जनसंख्या है वो अच्छी खासी मात्रा में हो, और वो ही उस कमर्शियल प्रॉपर्टी की जान होगी। जैसा कि मैंने बताया, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी की जो जान होती है वो वहाँ का फुटफॉल होता है। और इसी में एक पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि वो पॉपुलेशन कैसी है, मतलब हाई टिकट इनकम पॉपुलेशन है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वो जो सराउंडिंग एरिया है, क्या IT, नॉन IT प्रोफेशनल से भरा हुआ है, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, चार्टेड अकाउंटेंट, ऐसे प्रोफेशनल हैं क्या वहाँ पे, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अच्छे खासे रैंक में आते हैं, क्या वो उस सराउंडिंग एरिया में रहते हैं। तो ये सब चीज़ जानने की वजह से क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट, और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी और एक ये प्रोसेस है कि वही लोग वहाँ पे शॉपिंग करेंगे। संडे, सैटरडे, या मैं वीकडेज़ की बात करूँ तो वहाँ पे आएंगे और शॉपिंग करेंगे, या फेस्टिवल्स की बात करूँ तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश करी है। तो ये मजबूत पहलू हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए आप किसी एक प्रॉपर्टी में, खासकर मैं फिर बोलूँगा कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं। मैं दिनेश दयाल आपका शुक्रिया करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे इस वीडियो को देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का जो बटन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आपको पहले मिलें। और आपको आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा रियल इस्टेट से जुड़ी हुई जानकारी दे सकूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं, आपके कोई सुझाव हों, आपके कुछ ऐसी राय हो जिस पे मैं वीडियोस बना सकूं, कोई ऐसे टॉपिक्स हैं तो प्लीज़ वो भी ज़रूर मेंशन कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। अगली वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।